उसका ये 19वां लेक्चर है और ये भूगोल का पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का। इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो फिजिकल फीचर हैं, जिन्हें रिलीफ फीचर बोलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश कैसा है दिखने में, वहाँ पे पहाड़ हैं, मैदान हैं, पठार हैं, ये इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे, जिससे फिर आपके लिए कोई भी बुक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का भूगोल लेक्चर नंबर 19 शुरू करते हैं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, जो भूगोल है, भूभाग है, उसके बारे में जिक्र करें। पहले ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नेपाल है उससे कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ये ऐसे नेपाल है। ये वाले जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मैं अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाऊं तो सबसे पहले पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी जिसे हम खीरी भी बोलते हैं, फिर है बहराइच, फिर श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, फिर है सिद्धार्थनगर और फिर है महाराजगंज। तो ये वो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो लगते हैं नेपाल से। इनको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? या तो आपको 4 जिले दे देंगे, पूछेंगे इनमें से नेपाल से कौन सा लगता है, या तो सवाल इस तरह से आ सकता है। या फिर यह आ सकता है आपको 4 जिले दे देंगे और फिर उनको आपको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना पड़ेगा। तो इनका कोई आप फॉर्मूला बना के इन्हें याद कर सकते हैं, जैसे PKBSBSM, PKBSBSM, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। पीलीभीत से जो महाराजगंज तक उत्तर प्रदेश नेपाल से लगता है। उत्तर प्रदेश जो है ये प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। पहले ऐसा माना जाता था कि पूरी जो धरती है उस पे जो जमीन वाला इलाका है, पानी वाला नहीं, जमीन वाला, वो एक है और इसके 2 हिस्से थे। एक तो था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था, अंगारा लैंड का या गोंडवाना का? ये था गोंडवाना लैंड का एक भाग। ये याद रखिए, ये सीधा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगर आप यहां पे देखें तो नीचे मध्य प्रदेश है और यहां पे ये हिमाचल है, ये फिर उत्तराखंड आ जाता है इस एरिया में। तो ये हिमाचल से सिर्फ एक छोटी सी सीमा लगती है सहारनपुर की, बस। यानी उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक ही जिला है जो हिमाचल प्रदेश से टच होता है और वो है सहारनपुर, और वो भी बहुत ही छोटी सी, बिल्कुल नाम मात्र, बस टच करता है हिमाचल को। तो सबसे छोटी सीमा हिमाचल के साथ है और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। अगर हम पूछें क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है, तो आप यहां पे देख सकते हो, ये है सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा किस किस के साथ लगती है? इधर बिहार में, फिर झारखंड और छत्तीसगढ़, और ये झारखंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ और यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है सोनभद्र की, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। इसके अलावा दूसरा सबसे सर्वाधिक सहारनपुर है, इसकी 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सहारनपुर, इस तरफ हरियाणा, ऊपर हिमाचल और इधर उत्तराखंड। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी और दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है सोनभद्र। यानी कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का? लखीमपुर खीरी। एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, और दूसरे नंबर पे है सोनभद्र। अब देखिए, ये जो मैप है ये आपको ये दिखा रहा है कि जो मैदान वाले इलाके हैं, अगर आपने भारत की ज्योग्राफी पढ़ी हो, भारत का भूगोल, कि भारत में क्या क्या है, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। क्योंकि हमारा जो उत्तर भारत है ये वाला सारा पहाड़ी इलाका है, फिर ये हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब भी पहाड़ी है। उसके बाद ये नेपाल है, तो नेपाल भी पूरा पहाड़ी है लगभग। फिर ये हमारे उत्तर की तरफ भी पहाड़ जाते हैं, यानी ये तो हमारा हिमालय वाला एरिया है, यानी पहाड़ों वाला एरिया है, जिसमें मुख्यतः हिमालय है और कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो हिमालय के नहीं हैं,
जैसे ये वाले जो पहाड़ हैं ये हिमालय के नहीं है, मैं इन्हें कलर कर रहा हूं। इधर वाले जो ये पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं काराकोरम के पहाड़, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। और इधर वाले जो हैं ये है लद्दाख श्रृंखला, लद्दाख। इन्हें हम ट्रांस हिमालयाज भी बोलते हैं क्योंकि ये हिमालय के ऊपर हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। और इसी तरह अगर हम बात करें तो नेपाल में तो जरूर हिमालय हैं, लेकिन नेपाल के ऊपर जो ये इलाका है जिसे हम बोलते हैं तिब्बत, तो तिब्बत के अंदर भी ये कुछ पहाड़ हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैलाश के पहाड़, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत है तिब्बत में। तिब्बत पे चाइना का आधिपत्य है, चाइना ने अधीन कर रखा है तिब्बत को। तो कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर माना गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे ट्रेडिशन में, हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो भगवान शंकर है, भगवान शिव, वो कैलाश में रहते थे। ये है कैलाश पर्वत और इन्हीं के पास से ये है एक झील जिसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर, ये भी है तिब्बत में। और ये भी हिमालय में नहीं है। आप देख सकते हो हिमालय तो नीचे की तरफ है, यहां पे ये हिमालय है। अब हिमालय के नीचे अगर हम बात करें तो मैदान वाला इलाका आता है जिसमें मुख्यतः 3 तरह के मैदान हैं। ये जो नंबर 1 है ये है पंजाब के मैदान, जो कई नदियां हैं यहाँ पे, जैसे सतलुज नदी है, ब्यास नदी है, जो 5 जिन्हें सहायक नदियां बोलते हैं सिंधु नदी की, वो सब यहाँ पे बहती हैं। झेलम नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी इत्यादि। फिर है ये वाला इलाका 2 नंबर पे, ये जो इलाका है ये गंगा का मैदान है। और आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश का ज्यादातर जो हिस्सा है वो गंगा का मैदान है। फिर अगर हम असम की तरफ आ जाएं तो ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो ये हमारा मैदान वाला इलाका है जो खेती के लिए जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये गढ़ हैं भारत में खाद्य उत्पादन के। अगर हम यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया है, नीचे नेपाल से लगता हुआ ये एरिया है। और ये जो पर्वतों की श्रृंखला है ये बस समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में टच कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में यानी कि पहाड़ी इलाके बहुत कम है। तो नेपाल के जो पहाड़ हैं, और यहाँ पे 3 तरह के पहाड़ होते हैं, ये देखिए ये भारत, और ये मैं मैप बना के दिखाता हूं आपको। जो सबसे ऊपर की तरफ है उन्हें बोलते हैं महान हिमालय, यानी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं पर्वत की सब इसमें आती हैं, जैसे कंचनजंगा, जैसे माउंट एवरेस्ट इत्यादि। कंचनजंगा है सिक्किम में, ये सिक्किम है, तो यहाँ पे है कंचनजंगा। और अगर हम इसके नीचे वाले देखें तो ये एक और पर्वतों की श्रृंखला है, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय, या अंग्रेजी में बोलते हैं मिडल या लेसर हिमालय। और सबसे बाहर वाले यानी सबसे नीचे की तरफ, सबसे दक्षिण की तरफ जो हैं, इन्हें बोलते हैं शिवालिक। तो मैं अगर एक इनकी रूपरेखा बना के दिखाऊं आपको, सबसे ऊपर वाले जो हैं ये हैं ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे वाले हैं मिडल हिमालय, और उसके नीचे वाले हैं शिवालिक। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर है ये। अगर मैं पर्वत की चोटी बनाऊं, इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। ये है महान हिमालय, ये है मिडल या मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रेटर हिमालय है उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, उससे कम है मिडल हिमालय और उससे कम है शिवालिक की। दूसरा, ये बने कैसे? तो जब ग्रेटर हिमालय बन रहा था तो ये फोल्ड माउंटेन है, यानी कि ये पूरे एकदम से तो बने नहीं, परत बाय परत, लेयर बाय लेयर बने हैं, फोल्ड माउंटेन। हिमालयाज को हम न्यू फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन। और जो अरावली के पहाड़ हैं जो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात वगैरह में जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। सबसे पुराने पहाड़ माने जाते हैं दुनिया में अरावली के पहाड़, और सबसे नए माने जाते हैं हिमालय के पहाड़। क्या हिमालय सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की? नहीं, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज के पहाड़ जो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज माउंटेन दक्षिण अमेरिका के, जो पेरू, कोलंबिया वगैरह देशों में जो है। अब यहां पे जब ग्रेटर हिमालय बन रहे थे तो इनसे जो टूट टूट के जो चीजें गिरती गई, जैसे ये बन रहे हैं परत बाय परत, इनसे जो सेडिमेंट हैं वो डिपॉजिट होते गए इनके साइड में और बन गए मिडल हिमालय। और जब मिडल हिमालय बन रहे थे तो उनसे जो
टूट टूट के चीजें गिरती गई साइड में, उनसे बन गए शिवालिक। तो ये क्लियर है आपको, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। सो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, ग्रेटर हिमालय तो नहीं है, मिडल हिमालय भी नहीं है, और शिवालिक बस समझ लीजिए शिवालिक भी नहीं है, लेकिन शिवालिक का कुछ हिस्सा टच करता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें यहां पे, तो ये जो है ये है ग्रेटर हिमालय, ये है मिडल हिमालय और ये है शिवालिक। यानी शिवालिक जो है इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को टच करता है उत्तर में। और अगर हम देखें तो ये जो शिवालिक है, जब ये खत्म होते हैं यहां पे, तो इनकी जो फुटहिल है, फुटहिल मतलब जहां हिमालय पर्वत खत्म हो रहा है, जहां शिवालिक खत्म हो रहा है, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, इन्हें बोला जाता है तराई रीजन। तराई रीजन। अब मैं इसको एक डायग्राम में बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये एक पहाड़ है, ठीक है, शिवालिक का पहाड़ मान लेते हैं इसे, और ये धीरे 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 खत्म हो रहा है, धीरे 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 जमीन पर बिल्कुल पहुंच गया है, ठीक है। कभी भी पहाड़ इस तरह से नहीं होता जैसे हम डायग्राम में बनाते हैं, ये तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पहाड़ आराम आराम से खत्म होता है, धरती में वो मिल जाता है। जब हम पहाड़ से, आप जानते हैं पहाड़ के ऊपर तो खेती हो नहीं सकती, क्योंकि जलवायु भी अनुकूल नहीं होती, मिट्टी भी नहीं होती यहाँ पे जो अनुकूल है, और पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े पाषाण होते हैं। तो जो पहाड़ का, जब पहाड़ खत्म ही हो रहा है, जब वो जमीन पे आने ही वाला है, तो उससे पहले आपको यहाँ कंकरीले पत्थर मिलेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोल्डर। क्या बोलते हैं? BOULDERS, बोल्डर। और आप ये भी जानते हैं कि ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो भी पहाड़ से ही निकलती हैं। पहाड़ पे बर्फ जमी होती है, एक हाइट के बाद, एक मिनिमम हाइट ले लो तो उसके ऊपर बर्फ जमी होती है, और जब ये बर्फ टूट के गिरती है, पानी में तैरती है, इसे बोलते हैं हिमनद यानी कि ग्लेशियर, और यहीं से नदियां निकलती हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात यह है वो ये है कि पहाड़ से जब नदियां नीचे आती हैं, तो ये जो इलाका है, इसे, जिसमें पत्थर बहुत ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे खेती संभव नहीं हो पाती क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा है। इसे बोलते हैं भाभर। क्या बोलते हैं? भाभर। भाभर। इसको ऐसे याद रख लो, जैसे वो एक मुगल राजा था ना बाबर, तो बाबर को भाभर कर दो, यानी भाभर में खेती संभव नहीं है। बड़े बड़े पत्थर हैं इसमें, और यहां पे जो नदी है वो उसमें आप देखोगे तो नदी के ऊपर भी आपको पत्थर नजर आएंगे, यानी नदी की सतह आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पे एक नदी, एक जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर सतह बना नहीं पाएगी यहाँ पे, क्योंकि पत्थरों के बीच में से वो बहती जाएगी। जब आप उसके नीचे आएंगे, जब बिल्कुल आप फुट हिल्स पर आ चुके हैं, फुट हिल मतलब जो बिल्कुल जहां जो पहाड़ी है वो खत्म हो रही है, तो वहां पे जो इलाका है, नदियां क्या करेंगी, जब यहां पे बहेंगी तो साथ में यहां पे दलदल बना देंगी, दलदलीय इलाका। यहां पे नमी बहुत ज्यादा होगी, पानी बहुत ज्यादा होगा, और मिट्टी सारी यहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। इस एरिया को बोलते हैं तराई। समझ में आया भाभर और तराई में क्या फर्क है? भाभर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा इलाका है, भाभर के बाद तराई है, और फिर फाइनली मैदान वाला इलाका है। यानी कि अगर हम हाइट देखें तो सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा हाइट होती है पहाड़ की, पहाड़ के बाद भाभर वाला जो इलाका है उसकी, भाभर के बाद ये ज्यादा ऊंचाई पे है भाभर, फिर इससे कम ऊंचाई पे है तराई, और उससे कम ऊंचाई पे है मैदान, जो प्रॉपर मैदान आ गए अब। और मैदान में दो तरह की संरचना होती है, एक जहां पे नदी जाती है वो, और एक जहां नदी नहीं जाती वो। तो जहां नदी जाती है उसको बोलते हैं खादर, और जहां नदी नहीं जाती उसे बोलते हैं बांगुर। तो भाभर और बांगुर में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है ये समझना। सबसे पहले भाभर है, फिर है तराई। तराई में अच्छी खेती होती है, यहाँ पानी की मात्रा भी काफी ज्यादा रहती है, बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे, और उसके बाद मैदान वाला इलाका है। तो ये क्लियर है आपको यहां तक? अब सवाल यह है कि खादर और बांगुर में क्या फर्क है। देखिए, ये एक नदी है, ये डायग्राम देखिए, इसमें ये जो है ये एक नदी है और ये दूसरी नदी है, ठीक है। ये नदी बह रही है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मान लेते हैं। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं दोआब। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं दोआब। अब ये एक नदी बह रही है और ये एक नदी बह रही है,
ये है दोआब। तो जो दोआब वाला जो इलाका है, यहां पे जो मैदान है उसे बोलते हैं भांगर या भांगुर, कुछ भी बोल सकते हो, भांगुर या भांगर। और जो नदी जहां पे जाएगी, तो नदी अपने साथ मिट्टी लेके जाएगी और वो उस मिट्टी को डिपॉजिट कर देगी इन एरियाज में जहां पे ये जाके टकराएगी, जहां जा रही है फाइनली। और ये वाला जो इलाका है जहां पे नदी पहुंच रही है और जहां पे नदी इसको फ्लड कर देती है, फ्लड मतलब जहां नदी का पानी पहुंचता है, उस एरिया को बोलते हैं खादर। यानी खादर और बांगर में सबसे पहला फर्क क्या है कि खादर जो है वो लो एरियाज ऑफ द वैली में होता है। यानी अगर कोई घाटी है, मान लो घाटी कैसी होती है, दो पहाड़ के बीच में जो एरिया होता है ये वी शेप, इसे बोलते हैं घाटी। अब अगर नदी यहां पहुंचेगी, मान लो ऊपर पहाड़ से आ रही है तो इस इलाके में पहुंचेगी नदी, और इस इलाके में पहुंचेगी तो नदी का बहाव काफी तेज होगा यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे नदी जो है वो इसको फ्लड कर देगी। यहाँ पे एक बाढ़ टाइप आ जाएगी, यहाँ पे इस एरिया को फ्लड कर देगी। तो फ्लडेड एरिया को बोलते हैं खादर। इसका फायदा ये है कि जो खादर है ये हर बार फ्लड होता है। अब मान लो ये एरिया है खादर का, यहाँ पे नदी आई, नदी जो खादर में मिट्टी थी उसको अपने साथ बहा के ले गई, और जो खुद अपने साथ मिट्टी लाई थी उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। फिर अगले साल फिर यही होगा। यानी खादर के एरिया में जो मिट्टी होती है, वो हर साल नई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नदी हर बार आके इस एरिया को फ्लड कर देती है। इस वजह से हर बार नई मिट्टी डिपॉजिट होती है। यानी इसीलिए खादर को बोलते हैं न्यू अलूवियम। अलूवियम मतलब जलोढ़क, उसको बोलते हैं न्यू अलूवियम। और बांगर को बोलते हैं ओल्ड अलूवियम, क्योंकि बांगर वो एरिया है जो नदियों के बीच का इलाका है, तो यहां पे जो मिट्टी है वो वही रहती है सालों साल। इसलिए जो बांगर है वो उतना ज्यादा फर्टाइल, उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं होता जितना खादर होता है। खादर वो एरिया है जहां पे नदी का पानी पहुंचता है, नदी इसको फ्लड करती है तो क्या होता है, फ्लड होने की वजह से एक काम और होता है, जब नदी यहाँ आके टकराती है तो यहाँ पे जो मिट्टी के कण हैं वो और छोटे हो जाते हैं। और भांगर जो है यहाँ पे मिट्टी के कण कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी सीधा आके टकराता नहीं है। यानी कि इनका जो टेक्सचर है वो कोर्सर होता है, यानी मिट्टी के कण मोटे होते हैं। और यहाँ पे मिट्टी के कण कैसे होते हैं, फाइन, काफी पतले, काफी ज्यादा छोटे। ये क्लियर है आपको? तो खादर जो है वो लो एरियाज ऑफ द वैली में होता है। लो एरिया बिल्कुल घाटी का जो सबसे निचला हिस्सा है, जहां पे हर साल फ्लडिंग होती है, और ये ज्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि हर साल यहाँ पे नया जलोढ़क आके नदी बिछाती है। और बांगर जो है ये कम फर्टाइल होता है खादर के कंपैरिजन में। तो इतना आपको क्लियर है, तो ये बड़ा आसान है फिर। और मैंने आपको ये बताया था सबसे ज्यादा जो ऊंचाई होगी किसकी होगी, भाभर के बाद होगी तरई, और फिर बांगर, और फिर खादर। तो इसी सीरीज में होगा ये। और अगर मिट्टी का साइज देखूं तो भाबर में तो बड़े बड़े पत्थर ही हैं, ठीक है। तरई में जो है पत्थर छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, और मिट्टी है प्रॉपर। यहाँ पे जब पत्थर टूटते हैं तभी मिट्टी बनती है। पत्थर जब टूटते हैं, जिसको बोलते हैं वेदरिंग, यानी जब ये खंडित होते हैं तो मिट्टी बनती है। फिर बांगर में जो मिट्टी है वो और अच्छी होगी, लेकिन खादर से बड़ी होगी। तो सबसे छोटे कण मिट्टी के किस में होंगे चारों में, खादर में। अब यहां पे आप हाइट भी देख सकते हो। जो भाभर की ऊंचाई है वो है लगभग, औसत ऊंचाई की बात हो रही है, ये 150 से 200, ये है भाभर की ऊंचाई 150 से 200 मीटर। और आप देख सकते हो कि जो पहाड़ होते हैं वो तो बहुत ऊंचे होते हैं। जो ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय, इनकी औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। जो मिडल हिमालय है, लेसर हिमालय बोलते हैं, या मध्य हिमालय, इनकी औसत ऊंचाई और भी कम है, इससे लगभग 2000 के आसपास। और उससे शिवालिक की औसत ऊंचाई और भी कम है। और भाबर की जो, क्योंकि भाबर तो बिल्कुल इस एरिया में है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल ही नीचे है, तो उसकी भाबर की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 150 से 200 मीटर हो गई। ये वो एलिवेशन है, ये इसमें दिखाया हुआ है आपको, ये है भाबर। उसके बाद 100 से 150 वाला ये है तरई, 50 से 100 वाला है बांगर, और 10 से 50 वाला है सिर्फ खादर। ये क्लियर है? यानी कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है भारत के, जो उत्तरी मैदान है, उन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं, भाभर, तरई, बांगर और खादर।
सबसे पहले बात करते हैं भाबर की, इनको डिटेल में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश को मद्देनजर रखते हैं। अब ये देखिए, ये कितना पथरीला इलाका है, बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोल्डर। क्या यहाँ पे खेती संभव है? यहाँ पे पहाड़ खत्म ही हो रहे हैं, ये वो इलाका है भाबर। जब नदियां हैं, जब वो पहाड़ों से नीचे जाती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को ले जाती हैं और 8 से 16 किलोमीटर का एक एरिया बनता है जिन्हें शिवालिक की हम ढलान बोलते हैं और इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। तो पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक और फिर यहाँ पे आता है भाबर, यानी शिवालिक की ढलान जहां खत्म हो रही है। तो इसीलिए स्लोप ऑफ द शिवालिक, यानी शिवालिक की ढलान, जिसे भाबर के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में, तो ये सबसे उत्तरी भाग जो है वहां पे एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है भाबर क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है, तराई क्षेत्र का यह वो भाग है, उत्तरी भाग है। अब मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर भाबर, फिर तराई, फिर बांगुर और फिर खादर। तो तराई के उत्तर में आएगा। तो तराई का यह वह उत्तरी भाग है जहां पर कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं और उन्हें भाबर क्षेत्र कहा जाता है। फिर है तराई। तराई वो क्षेत्र है, अब देखिए होता क्या है यहां पे, इसको ध्यान से देखिए, ये यहां पे नदी जो है ये मिट्टी डाल नहीं रही है यहां पे, क्योंकि अभी तो मिट्टी बनेगी, समझ लीजिए, अभी तो ये पत्थर टूटेंगे। अभी तो जो नदी है उसने अपना एक परत नहीं ली है, अभी तो नदी के अंदर भी आपको पत्थर मिलेंगे। लेकिन जब तराई में नदी आती है तो यहां पे नदी का आप सरफेस देख सकते हो, यानी नदी की आप सतह देख सकते हो ऊपर। और इसीलिए नदी जो है यहाँ पे वो दलदली हो जाती है यहाँ पे नदी, और यहाँ पे भूमि जो है वो समतल होती है, खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है, अनुकूल होती है। तो तराई क्षेत्र की भूमि समतल, नम और दलदली होती है। अब पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो नदी है वो पानी यहाँ पे ला रही है, और इसीलिए यहाँ पे ऐसी फसलें उगती हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। विशेष तौर से दो, एक तो है गन्ना और दूसरा है चावल। इसीलिए उत्तर प्रदेश में गन्ना और चावल बहुत ज्यादा होता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है शुगर केन प्रोडक्शन में, और चावल में नंबर 2 है। चावल होता है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में और दूसरे नंबर पे होता है उत्तर प्रदेश में। तो चावल और गन्ना उत्तर प्रदेश में कहां उगाया जाता है? तराई के मैदानों में। यहां की भूमि समतल, नम और दलदली होती है। यहां पे क्योंकि पानी होता है और यहां पे फसलें भी होती हैं, तो यहां पे जो वनस्पति है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो भी देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे मैदानों में यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ वगैरह हैं, उनको क्लियर कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, जिससे भूमि उपजाऊ बनाई जा सके, कृषि योग्य बनाई जा सके। तो तराई क्षेत्र का वो भाग जहां पे मोटे पत्थर मिलते हैं वो है भाबर, और जहां पे पत्थर कंकड़ वगैरह नहीं मिलते वो है तराई। तो भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है तराई क्षेत्र। अब बात करते हैं बांगर की। ये तीसरा है। क्या यहाँ पे नई मिट्टी डिपॉजिट होती है, नया जलोढ़क या पुराना जलोढ़क? तो ये वाला इलाका है, नदी तो पहुंच नहीं रही यहाँ पे, तो ये है नदियों के बीच का इलाका, यानी यहाँ पे नई मिट्टी नहीं लेके आ रही नदी, तो यहाँ पे ओल्डर अलुवियम है, यानी कि पुराना जलोढ़क है यहाँ पे, पुराना जलोढ़क। और जो ये जलोढ़क जिस मिट्टी में होता है उसे बोलते हैं जलोढ़ मृदा, यानी कि अंग्रेजी में अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? तो आंसर है जलोढ़क मिट्टी, यानी अलुवियल सॉइल। और जो ये अलुवियम होता है, आप इसे कॉप मिट्टी भी बोल सकते हैं। कॉप मिट्टी, कॉप मिट्टी मतलब जो नदियां अपने साथ बहा के लेके आती हैं वो है कॉप, तो कॉप मिट्टी बोल सकते हैं। और भांगर में कॉप जो है वो नया नहीं होता, पुराना ही होता है, लेकिन खादर में जो हम अगला देखेंगे उसमें नया होता है। इस मिट्टी में छोटे छोटे कंकड़ और चिकनी मिट्टी के कण भी मिल सकते हैं। ये उतनी ज्यादा रिन्यूएबल नहीं होती, यानी नदी इसे बार बार रिन्यू नहीं करती, इसका बार बार चेंज नहीं होता, ये पुरानी ही पड़ी रहती है, इसलिए ये उपजाऊ कम हो जाती है और ये नदियों से अलग होती है, नदियों से दूर होती है। तो ये एक नदी है और ये एक नदी है, तो ये नदियों से दूर है, ये वाला इलाका है भांगर। अब बात करते हैं खादर की। यहां पे जो जलोढ़क है वो नया होता है, तो इसे हम नवीन काप निक्षेप जो है गंगा यमुना मैदान के नवीन काप निक्षेप को बोलते हैं खादर, और प्राचीन काप निक्षेपों को बोलते हैं बांगर। ये रिन्यू होता रहता है, हर साल नया आता है, इसलिए ये ज्यादा फर्टाइल है और इसमें मिट्टी के कण भी बहुत छोटे हैं। तो ये जो है एकदम नदियों के पास मिलता है, इनफैक्ट इन द कोर्स ऑफ द रिवर एंड फ्लड प्लेन मिलता है, यानी नदियां जहां पे जाती हैं ये उसी एरिया में मिलता है खादर। और बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है यहाँ पे, क्योंकि जो जलोढ़क है वो नया है हर साल,
तो इसीलिए उसमें काफी ज्यादा खनिज वगैरह मिलते हैं। ये वो इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा था, तराई। मैंने कहा था एक पट्टी के रूप में, तो ये है वो पट्टी जिसको आप देख सकते हैं, ये तराई का इलाका। जो उत्तर प्रदेश है, मैं उसे 3 भागों में बांट सकता हूं। ये जो बीच वाला इलाका है, ये तो है मैदान का इलाका, गंगा का मैदान बोलते हैं जिसे, बीच वाला। दक्षिण वाला जो है, ये डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, और ये वाला है सोनभद्र, इसके ऊपर मिर्जापुर वगैरह। तो ये जो इलाका है, ये दक्षिण का इलाका, इसे बोलते हैं दक्षिण के पठार। ये है दक्षिण का पठार, ये बीच में है गंगा का मैदान, और सबसे ऊपर है तराई और भाबर वाला क्षेत्र, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक विस्तार है, एक हिस्सा है। क्योंकि शिवालिक की ढलान को ही बोलते हैं तराई, भाबर और तराई। अब ये देखिए, सबसे ऊपर वाला जो एक छोटी पट्टी के रूप में है, जिसमें नेपाल से लगे हुए सारे जिले आ जाते हैं, जो हम देख चुके हैं 7 जिले नेपाल से लगते हैं, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं भाबर और तराई वाले क्षेत्र में। इसके अलावा बिजनौर, सहारनपुर का कुछ हिस्सा, ये सब है हमारा सबसे उत्तर प्रदेश का उत्तर हिस्सा। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है, उत्तर प्रदेश के मध्य में गंगा का मैदान है, और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है मध्य प्रदेश से आती है दक्षिण से उत्तर की तरफ, और इसका हिस्सा इसमें भी कुछ ना कुछ समाता है। इसके अलावा यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, बागेलखंड का पठार है। ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर वगैरह है, इसमें ये बागेलखंड का पठार है, और जो ये ललितपुर, झांसी और ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे ये बुंदेलखंड का पठार है। यानी दक्षिण उत्तर प्रदेश का छोटा सा हिस्सा जो है वो पठार है। उत्तर प्रदेश का छोटा सा हिस्सा भाबर और तराई है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर वाला। लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश में वो है कृषि योग्य, जिसे बोलते हैं गंगा का मैदान। ये यहां तक क्लियर है आपको? ये मैंने आपको इसमें वो दिखाया है कि जो वेस्टर्न प्लेट्यू और हिल रीजन है, ये सेंट्रल प्लेट्यू और हिल रीजन, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश ही नहीं है, इसमें और भी आसपास के राज्य हैं। इसमें हमने ये दिखाया है कि खेती वाले इलाके कौन से हैं। जैसे जो गंगा का जो मैदान है वो भी कई तरह का होता है। ये है ऊपर वाला गंगा का मैदान, अपर गंगेटिक प्लेन रीजन। ये है मध्य वाला गंगा का मैदान। आप जानते हैं गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर में सबसे पहले घुसती है और बलिया से निकल जाती है। जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है तो बलिया से निकलती है और बिजनौर से घुसती है, तो पूरा काफी बड़ा गंगा का मैदान आता है। उसके बाद ये है लोअर गंगेटिक प्लेन रीजन, गंगा का जो निचला मैदान है। ये है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, यानी पूर्वी पठार। ये है पश्चिमी पठार, और ये है मध्य पठार वाला इलाका। ये याद रखिए, जो ये उत्तर प्रदेश में दक्षिण का जो पठार वाला इलाका है, ये प्रायद्वीपीय पठार और जो मालवा का पठार है उसी का हिस्सा है। मालवा पठार जो है वो मध्य प्रदेश में है। पठार आप जानते हैं क्या होता है? प्लेट्यू, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेट्यू। देखिए, ये तो है पहाड़, ठीक है, पहाड़। पहाड़ से छोटी होती है पहाड़ी, यानी हिल। ये है माउंटेन, ये है हिल, ठीक है। और हिल, ये होता है पठार। जो माउंटेन होता है वो जनरली, उसमें अगर आप देखें तो जो ऊपर का इलाका होता है वो एक नोक के रूप में होता है, नुकीले एक उसमें होता है, यानी ऊपर चपटा नहीं होता वो। लेकिन पठार जो है, एक तो उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, जमीन से थोड़ा ही ऊपर होता है पठार, और ये चपटा होता है ऊपर से। तो ये फर्क होता है पहाड़ में और पठार में। ये है प्राकृतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का। सबसे ऊपर वाला इलाका कौन सा है? सबसे उत्तरी भाबर और तराई वाला इलाका, शिवालिक की ढलान वाला इलाका, फिर बीच में गंगा का मैदान, और फिर दक्षिण का पर्वत पठार। तराई क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? तराई क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो इसी एरिया में आती है, तराई में। और इसकी मुख्य फसलें हैं धान और गन्ना। धान मतलब चावल, और इन दोनों को ही बहुत ज्यादा पानी चाहिए। मैदानी क्षेत्र के मुख्य फसल कौन से हैं? गेहूं, धान और आलू। गेहूं, धान और आलू, ये मैदानी क्षेत्र के मुख्य फसल हैं। तराई क्षेत्र के दक्षिण व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के उत्तर क्या स्थित है? मैदानी क्षेत्र। यानी मैदानी क्षेत्र अगर मैं देखूं तो मैदान बीच में है, ठीक है, तराई के दक्षिण में और बुंदेलखंड पठार के उत्तर में, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। और इनकी बाउंड्री कौन डिसाइड करता है? इसके लिए मुझे आपको मैप दिखाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। यहां पे देखिए, जो ये एरिया है, ये मैदान है, बीच वाला इलाका। तो यहां पे जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहां पे बहती है नदी जिसको बोलते हैं गंडक नदी, और यहां पे सहारनपुर से जो घुसती है ये यमुना नदी। तो अगर मैं बोलूं कि जो गंगा का मैदान है, इसकी जो
पश्चिमी जो रेखा है, पश्चिमी जो बाउंड्री है, वो कौन निर्धारित कर रहा है? यमुना नदी। और जो पूर्वी बाउंड्री है इसकी, वो कौन डिसाइड कर रहा है? गंडक नदी। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये पूछते हैं कई बार कि भाई जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र। गंडक नदी इधर है पूर्व में, तो इसके पश्चिम में हो गया मैदानी क्षेत्र, और यमुना पश्चिम में है तो इसके पूर्व में हो गया। तो यमुना और गंडक के बीच का जो इलाका है वो है मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कॉप, कीचड़ व बालू से बना है मैदानी क्षेत्र। जो बीच वाला मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो ये जो नदियां अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, कॉप, तो नवीन कॉप और जो प्राचीन कॉप है, नवीन कॉप मतलब खादर, प्राचीन कॉप मतलब भांगर, कीचड़ और बालू से बना है मैदानी क्षेत्र। कई सारी नदियां यहाँ पे लेके आती हैं अपने साथ जलोढ़ को। गंगा, यमुना, घाघरा हम देख चुके हैं ये जब हमने नदियां पढ़ी थी। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती और गंडक रिवर। इसके अलावा खादर जो क्षेत्र हैं उनमें गंगा यमुना नदी द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। बीहड़ बेसिकली क्या है कि जो गंगा और यमुना है, कई बार उनसे जो बाढ़ वाले इलाके होते हैं वहां पे इस तरह बड़े बड़े रेत के टीले बन जाते हैं, इन्हें हम बीहड़ बोलते हैं। तो ये खादर क्षेत्रों में देखे जाते हैं, क्योंकि खादर क्षेत्र में ही तो बाढ़ आती है। बांगुर में तो जो फ्लडेड एरिया नहीं होते, वो समझ गए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण वो चंबल व यमुना तट पर है। चंबल नदी जो है वो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। इन गड्ढों को ही हम बीहड़ के नाम से पुकारते हैं। जो विशाल मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यानी बीच वाला जो इलाका है, उसके दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डायग्राम है, इसमें देखिए कि जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वो कौन सा है। वैसे तो हम इसको पूरा ही जो दक्षिणी पठार है इसको बुंदेलखंड पठार बोल देते हैं, लेकिन अगर हम और ज्यादा स्पेसिफिक जाएं तो ये वाला एरिया बुंदेलखंड का एरिया है। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का इलाका आता है बुंदेलखंड में। और जो ये वाला इलाका है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट वाला इलाका, ये है बागेलखंड। दोनों में फर्क है, बुंदेलखंड और बागेलखंड। कई बार बागेलखंड को बुंदेलखंड का ही एक हिस्सा बोल देते हैं हम। यहां पे आप देख सकते हो कि दक्षिण में, यानी यहां पे आ जाओ, ये ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांडा, चित्रकूट, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो पठारी क्षेत्र है ये है पूरा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पठारी क्षेत्र कहां से कहां तक है? इधर से देखें तो ललितपुर, झांसी, ये वाला जो इलाका है, और इधर से देखें तो सोनभद्र। बड़ा आसान है समझना, इस तरह से है ये है ललितपुर, झांसी वाला इलाका, और ये है सोनभद्र और मिर्जापुर वाला इलाका, और ये भी सारा पठार है इस तरह से। अब बागेलखंड की अगर हम बात करें तो बागेलखंड ये इलाका है जिसमें मुख्यतः आते हैं सोनभद्र, मिर्जापुर वगैरह। मध्य भारत का यह एक क्षेत्र है बागेलखंड। यह मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी ओर स्थित है। आप देख सकते हो ये मध्य प्रदेश है, ये पूरा, ये जो है ये मध्य प्रदेश है। सो इसके उत्तर पूर्वी में स्थित है बागेलखंड। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? अनूपपुर, रेवा, सतना, शहडोल, सिंधी, उमरिया, ये सब आते हैं। और उत्तर प्रदेश का मेनली सोनभद्र का जिला इसमें आता है, और पूर्वी इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। पूर्वी इलाहाबाद और सोनभद्र इसमें आता है। और ये है बुंदेलखंड वाला एरिया। तो बुंदेलखंड और बागेलखंड में क्या फर्क है? देखिए, जो बुंदेलखंड है उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के हैं। ये है बुंदेलखंड। अगर आप बुंदेलखंड का मैप देखें तो ये है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में? बांदा, महोबा, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, जलायूं और हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश के याद रखिए बुंदेलखंड में है 7 जिले और 6 जिले हैं मध्य प्रदेश के। ये क्लियर है आपको? और बुंदेलखंड में ही बागेलखंड मिल जाता है। बागेलखंड में मेनली है सोनभद्र और कुछ इलाका इलाहाबाद का। इसके अलावा याद रखिए जो मिर्जापुर है वहां पे 3 जलप्रपात हैं, वाटरफॉल हैं। एक तो है विंडम, दूसरा है टांडा और कुसेहरा। इसके अलावा खंडंजा भी है वाटरफॉल, जलप्रपात। मिर्जापुर में है विंडम, टांडा,
कुसेहरा और खंडंजा जलप्रपात। मैदानी जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई कितनी है? 80 से 300 मीटर। यह क्वेश्चन आता है काफी, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैदानी क्षेत्र की ढलान कहां से कहां तक है? तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये देखिए यहां पे, ये है वेस्ट और नॉर्थ सहारनपुर वाला एरिया, ये जो है सहारनपुर के नीचे ये है उत्तर पश्चिम, वेस्ट और नॉर्थ। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ नीचे की तरफ ढलान है मैदानी क्षेत्र की। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है मैदानी क्षेत्र का ढाल। जो पहाड़ी एरिया है, दक्षिण पठारी जो क्षेत्र है, उसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां काफी बड़ी हैं, 600 मीटर से भी ऊंची हैं। तो मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां 600 मीटर से भी ऊंची हैं। जो मैदान वाला इलाका था उसकी बाउंड्री कौन सी नदियां बना रही थी? यमुना और गंडक। यमुना और गंडक। और जो पठार वाला है, दक्षिण पठार, उसकी बाउंड्री कौन बनाता है? उसकी उत्तरी सीमा पर बहती है गंगा और यमुना, उत्तरी सीमा पर, और पश्चिम सीमा पर बहती है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो फिर यमुना में ही जाके मिल जाती है। और जो बुंदेलखंड या पहाड़ी पठार क्षेत्र है उसकी ढाल कहां पे है? उत्तर की ओर। याद रखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर उसकी ढाल है, और इसीलिए ज्यादातर जो नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। चाहे वो काली सिंध नदी हो, चाहे वो चंबल नदी हो, चाहे वो बेतवा हो, चाहे वो कैन नदी हो, ये सारी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं और फिर ये यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। तो इसकी जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, दक्षिण से। इसकी मुख्य फसल कौन सी है? दलहन, तिलहन वगैरह जो है ये इसकी मुख्य फसल है। अब एक बात और याद रखिए, बुंदेलखंड का जो इलाका है ये उत्तरी पहाड़ों से सबसे दूर है, और जो नमी वाली जो मानसून आती है वो किससे टकराती है? पहाड़ से टकराती है। जब भी कोई मानसून आती है, हवाएं, नमी वाली हवाएं होती हैं ये, तो पहाड़ से टकराती हैं और वर्षा करती हैं। तो क्या बुंदेलखंड का इलाके में वर्षा होगी? ये तो उत्तरी पर्वत से काफी दूर है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश कहां होगी? जो बिल्कुल पहाड़ के एकदम पास है, यानी कि तराई। तराई इलाके में बारिश सबसे ज्यादा है और बुंदेलखंड में सबसे कम है। यानी बुंदेलखंड जो इलाका है काफी गरीब माना जाता है, काफी पिछड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये पहाड़ों से सबसे दूर है। इसलिए नमी वाली जो मानसून जो विंड आती हैं, मानसून हवाएं जो आती हैं, वो अपनी सारी जो नमी है वो यहीं पे छोड़ देती है, पहाड़ के नीचे तराई में ही। यहाँ पे भारी बारिश होती है, लेकिन बुंदेलखंड में बिल्कुल बारिश नहीं होती। इसीलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार मिलके केन और बेतवा नदी को जोड़ रहे हैं, जिससे बुंदेलखंड के इलाके में सिंचाई हो सके, पानी आ सके। तो इसका जो पानी है वो किससे किस में जाएगा ये भी समझिए। केन और बेतवा दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन केन नदी में पानी काफी ज्यादा रहता है, बेतवा में कम रहता है। तो हम केन और बेतवा को जोड़ रहे हैं जिससे बुंदेलखंड में सिंचाई बढ़ सके। तो पानी किससे किस में जाएगा? केन का पानी जाएगा बेतवा में। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि केन से बेतवा जब हम नहर से जोड़ेंगे उसे, तो बीच में पड़ता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना नेशनल पार्क। और इसमें हमें काफी सारे पेड़ गिराने पड़ेंगे, इसमें जानवरों को हमें दूसरी जगह उनका स्थानांतरण करना पड़ेगा, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी समस्या इसमें आ रही है। लेकिन याद रखिए, केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है ये चालू है, इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी बनके तैयार होने वाला है। केन और बेतवा को जोड़ा जाएगा और केन का पानी जाएगा बेतवा में।